हर्षद शांतिलाल मेहता। बिग बुल, मैन ऑफ इंटीग्रिटी। बीएससी का बच्चन है बच्चन। इज ही एन इडियट? हर्षद इज अ हीरो। फ्रॉड। ये हर्षद मेहता बहनचोद है कौन? जी वाकई में आखिर ये हर्षद मेहता था तो था कौन, जिसके आगे नीरव मोदी और विजय माल्या भी चाय कम पानी थे। आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीरव मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया और माल्या ने 9,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया, जिसका टोटल 20,000 करोड़ रुपए होता है। वहीं पे अगर आप हर्षद मेहता की बात करेंगे तो ये उस समय पे 4,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया था, जो कि आज के समय में 24,000 करोड़ रुपए का होता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्कैम कितना बड़ा होगा। और अगर आप सोच रहे होंगे कि हर्षद मेहता कोई बड़े फैमिली से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर आप गलत होंगे, क्योंकि वह एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसके सपने एक बड़े आदमी बनने का था। तो आज हम यहाँ पर हर्षद मेहता का 40 रुपये से 4,000 करोड़ रुपए तक के मालिक बनने का सफ़र देखेंगे और उसने ये स्कैम कैसे किया इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि हर्षद मेहता का जन्म गुजरात में हुआ था और उसकी स्कूल की शिक्षा और उसका पालन पोषण छत्तीसगढ़ में हुआ था। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि हर्षद मेहता एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन उसने अपना कॉलेज बीकॉम जो कि उसने लाला लाजपत राय कॉलेज से किया हुआ था, और उसके बाद उसने बहुत सारी जॉब भी की, जिसमें से कि एक सेल्समैन की नौकरी भी थी, जो कि उसने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में की हुई थी। और यहीं से उसका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में आ गया था। और जैसे ही हर्षद मेहता का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में हुआ तो उसने स्टॉक मार्केट के दाव पेच को सीखने के लिए एक कंपनी में अप्लाई कर दिया और उसने स्टॉक मार्केट के सभी दाव पेच को सीखा। और जैसा कि आपको पता होगा कि 1991 में भारत देश की इकोनॉमी काफ़ी नीचे गिर चुकी हुई थी, जिसके कारण हमारे भारत देश के फाइनेंस मिनिस्टर जो कि उस समय मनमोहन जी थे, उन्होंने एलपीजी लागू कर दिया था, जिसका अर्थ था फॉरेनर भी भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, जिसकी वजह से भारत में प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी बढ़ने लगे थे। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार भी प्राइवेट सेक्टर को ग्रो कराने के लिए बैंकों से लोन दिलाने के लिए कहने लगी। जैसा कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं और वह इन सारे प्रोजेक्ट को भारत की जनता के टैक्स के रूप में लेकर पूरा करती है। आपको ये भी पता होगा कि टैक्स लेने की भी एक लिमिट होती है। इस वजह से भारत सरकार ने बैंकों के सामने एक शर्त रखी, और शर्त यह थी कि आप किसी को भी लोन देते हैं तो उसका कुछ परसेंट आपको गवर्नमेंट बॉन्ड के रूप में इन्वेस्ट करना होगा। इसको आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी बैंक ने किसी प्राइवेट सेक्टर को 1,000 का लोन दिया, तो आप 1,000 का 10% निकालते हैं तो उसका होता है 100 रुपये, यानी कि ये 100 रुपये गवर्नमेंट बॉन्ड के रूप में इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि 100 रुपये का कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड भरा नहीं जाता है। उस समय पर एक गवर्नमेंट बॉन्ड भरने की कुल लागत 100 करोड़ रुपए हुआ करती थी, जिसकी वजह से छोटे बैंक बड़े बैंकों से टाई अप कर लिया करते थे। ये टाइप कुछ इस प्रकार से हुआ करता था कि जो बड़े बैंक हुआ करते थे उसके जो एक्स्ट्रा बॉन्ड होते थे वो एक्स्ट्रा बॉन्ड को छोटे बैंक को दे दिया जाता था, जिससे कि उसका एक गवर्नमेंट बॉन्ड पूरा हो जाया करता था। ये कुछ उसी प्रकार से है जैसे कि आप एक जौहरी के पास जाकर अपने गहने को गिरवी रख देते हैं और उस गिरवी रखे हुए जेवरात की जगह आप पैसे ले लेते हैं, और कुछ समय पश्चात जाके आप वह अपने गहने जेवर वापस भी ले लेते हैं। शायद आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि बड़े बैंक छोटे बैंक को पैसे क्यों देंगे, तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ, छोटे बैंक अगर बड़े बैंक से पैसे लेते हैं तो वो इंटरेस्ट के रूप में दोबारा से बड़े बैंक को पैसे देंगे। जैसे कि मान लीजिए छोटे बैंक ने 5,000 रुपये बड़े बैंक से लिया, तो वो अगर 1 महीने का गैप लेता है और उसे इंटरेस्ट के रूप में बड़े बैंक को 6,000 रुपये देता है, तो इस प्रकार से उसका 1,000 रुपये का फ़ायदा होता है। इस कारण से बड़े बैंक छोटे बैंक को पैसे देंगे, और इस पूरी प्रोसेस को ही रीड फॉरवर्ड डील कहा जाता था। लेकिन इस रीड फॉरवर्ड डील में कुछ कमियां भी थीं, क्योंकि जब एक बैंक से दूसरे बैंक को पैसे ट्रांसफ़र किया जाता था तो इसमें किसी भी प्रकार का ऑथेंटिक गवर्नमेंट बॉन्ड ना होने की जगह एक रिसिप्ट हुआ करती थी, क्योंकि उस समय पे कोई भी कंप्यूटर या कोई भी डिजिटल
फॉर्म नहीं हुआ करता था और इसी बात का फ़ायदा उठाकर हर्षद मेहता ने अपना विश्वास सभी बैंकों पर बना लिया। चूँकि उस समय पर हर्षद मेहता ब्रोकर का काम कर रहा था, जिससे कि सभी बैंक उस पर डिपेंड थे। इसको कुछ आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बैंक ए जो एक छोटा बैंक है, बैंक बी से अपने यहाँ की कैश की पूर्ति करता है, जिसके लिए बैंक ए जो एक छोटा बैंक है वो अपने यहाँ की रिसिप्ट को बैंक बी में जमा कर देता था और इन दोनों बैंक के बीच के मीडिएटर का काम ब्रोकर यानी कि हर्षद मेहता कर रहा था। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ, हर्षद मेहता पहले ब्रोकर का काम ईमानदारी से कर रहा था, लेकिन उसे जब बैंक के लेन देन की इस खामी के बारे में पता चला तो उसने यहाँ से चालाकी चालू स्टार्ट कर दी और उसने ओरिजिनल रिसिप्ट की जगह फेक रिसिप्ट का उपयोग करना चालू कर दिया। और इस फेक रिसिप्ट जो कि छोटे बैंक के नाम से हुआ करती थी, इस फेक रिसिप्ट का उपयोग वह बड़े बैंक में किया करता था और फेक रिसिप्ट के जरिए वह छोटे बैंक के नाम से बहुत सा कैश ले लिया करता था और इस कैश को हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट में लगा दिया करता था, जिससे उसे बहुत सारा प्रॉफिट हुआ करता था। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ कि हर्षद मेहता पर बैंकों का इतना विश्वास हो चुका था कि बैंक दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसे ना ट्रांसफ़र करके हर्षद मेहता के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते थे और इसी बात का फ़ायदा उठाकर हर्षद मेहता बैंकों से और भी समय की मोहलत ले लेता था। और इसी तरह से हर्षद मेहता बैंकों से कैश लेकर उसे स्टॉक मार्केट में लगा दिया करता था, जिससे उसे बहुत सारा प्रॉफिट हुआ करता था। इस प्रॉफिट के कारण ही उसने खुद की एक ब्रोकर कंपनी खोली जिसका नाम ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी था, जिसका काम इन्वेस्टरों का पैसा किसी कंपनी के शेयर खरीदने का सजेशन देने का था। चूँकि हर्षद मेहता बैंकों का पैसा लेकर स्टॉक मार्केट की किसी कंपनी में लगा दिया करता था, जिससे कि उस कंपनी के शेयर हाई हो जाते थे और इसी बात को जान करके हर्षद मेहता अपने सभी इन्वेस्टरों का पैसा उस कंपनी के शेयर खरीदने में लगा दिया करता था, जिससे कि उन सभी इन्वेस्टरों को इससे अच्छा प्रॉफिट होता था। इस तरह से वह बहुत से लोगों की नज़रों में हीरो बनता जा रहा था। उसे लोग द बिग बुल, स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन, ऐसे कई नामों से जाना जाने लगा था। अमीरी कुछ इस प्रकार की थी कि उसके पास मुंबई में सी फेसिंग बंगला था, जिसमें कि गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल और ऐसी कई लग्जीरियस चीज़ थी और कारें भी लग्जीरियस थीं, जैसे कि लेक्सरस, स्टारलेट, ऐसी और कई बेशुमार कारें थीं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ, हर्षद मेहता उस समय पर 26 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स जमा करता था। इस वजह से वह उस समय का सबसे बड़ा टैक्स पेयर हुआ करता था। इस तरह हर्षद मेहता दिनों दिन एक नए मुकाम पर पहुंच रहे थे, लेकिन हर्षद मेहता का इस तरह से और इतनी जल्दी इस मुकाम पर पहुंचना कुछ लोगों की नज़रों में शक के घेरे में ला देता था। उन्हीं में से एक थी सुचेता दलाल। लेकिन जब सुचेता दलाल को हर्षद मेहता के इस स्कैम के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने न्यूज़पेपर जो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया था उसमें इसके बारे में आर्टिकल लिखा, जिसकी वजह से उन्हें 1992 में जेल जाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हर्षद मेहता को 3 माह बाद ही बेल मिल गई और जब हर्षद मेहता जेल से बाहर निकला तो उसका इन्वेस्टरों के द्वारा ग्रांड वेलकम किया गया। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि लोगों की नज़रों में हर्षद मेहता क्या मायने रखता होगा। लेकिन हर्षद मेहता को 1999 को मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा इस स्कैम के लिए 5 साल की सज़ा दी गई और 2001 यानी कि 31 दिसंबर 2001 को देर रात को उसमें सीने में दर्द होने की वजह से उसकी मौत हो गई। चलिए, ये तो बात हुई हर्षद मेहता की, लेकिन ऐसे बहुत से घोटाले हैं जिसकी वजह से हमारा भारत देश इतना गरीब, इतना पिछड़ा और बेरोजगार होता जा रहा है। शायद इसी वजह से हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का कहना था कि अगर हमारी भारत सरकार किसी गरीब को 100 रुपये भेजती है तो उसके पास सिर्फ 15 रुपये जाता है। शायद इन्हीं घोटालों की वजह से हमारा भारत देश विकसित नहीं हो पा रहा। शायद इन्हीं घोटालों की वजह से ये 100 रुपये गरीब के पास नहीं पहुंच रहा। शायद इसी वजह से अमेरिका, चाइना हमसे बहुत आगे है। आपकी इसके बारे में राय क्या है? ज़रूर कीजिएगा।